Hello everyone. Today we are going to understand a new topic that is constitutional design. This is chapter 2 of your social science class 9th. So, let's begin with the introduction. So, in this chapter, we will learn what is constitution and why it is called the supreme law of the country. हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे कंट्री का सुप्रीम लॉ है। उसी को देखकर हमारे कंट्री के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे वर्क करते हैं। द चैप्टर ऑल्सो आंसर सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर हम और ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वाई डू वी नीड इट, हम कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्या ज़रूरत है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और हु डिज़ाइन देम, और किसने बनाया, एंड व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यू ऑफ इट, एक्सेट्रा। तो इसके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब हम लोग सुनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या है, इसे किसने बनाया, हमें क्यों चाहिए, इसका डिज़ाइन किसने किया है, इसकी गाइडिंग वैल्यूज़ क्या हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो हम लोग साउथ अफ्रीका का एक एग्जांपल लेंगे। साउथ अफ्रीका के अंदर जैसे अपार्थाइड सिस्टम चलता था, मतलब कि नस्ल भेद, मतलब कि किसी की स्किन कलर को देखकर उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनको अलग कर देना। तो उसका एक एग्जांपल देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग कैसे साउथ इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया। उसके बाद से हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए वो देखेंगे। उसके बाद से मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और लास्ट में हम लोग गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में जानेंगे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। सो अपार्थाइड सिस्टम क्या था कि उस वक्त स्किन कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो वाइट्स करते थे ब्लैक्स और कलर्ड पीपल के साथ, कलर्ड इंडियन ब्लैक्स के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपार्थाइड सिस्टम। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्युपाइड साउथ अफ्रीका। तो जो जैसे कि 17th और 18th सेंचुरीज के अंदर, जैसे कि यूरोप के अंदर जितने भी ट्रेडिंग कंपनीज थी वो अलग अलग जगह पे जा रही थी, जैसे कि हमारे इंडिया में भी आई थी। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर भी आए थे वो लोग 17-18 सेंचुरी के अंदर, और उन्होंने एक ऑक्युपाई कर लिया साउथ अफ्रीका को विद आर्म्स एंड फोर्सेस। अपने हथियार से और फोर्सेस, जो भी उनके सोल्जर्स थे, उनसे उन्होंने साउथ अफ्रीका को ऑक्युपाई कर लिया। यूरोपियन इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ अपार्थाइड विच डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। उन्होंने क्या किया, एक न्यू सिस्टम लेकर आ गए जिसका नाम अपार्थाइड था, और उसके अंदर क्या था, पीपल को डिवाइड कर दिया था उनके बेसिस ऑफ, उनके स्किन कलर के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया था पीपल को। नेक्स्ट, ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस black colored and Indians were segregated from the whites and could not use the same train, buses, taxi, hotel, hospitals, etc. that white used. तो ब्लैक कलर्ड और इंडियन पीपल का जो एरिया है उसको अलग कर दिया था, और जो वाइट पीपल का था वो अलग कर दिया था। मतलब फॉर एग्जांपल वाइट पीपल सिटीज़ में रहेंगे तो ये टाउन में रहेंगे। इस तरह से दो लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी, और जितने भी लग्जरियस फैसिलिटीज़ थी वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमारे वाइट्स को मिलती थी, लेकिन ब्लैक्स को वो सेम चीज़ यूज़ करने को नहीं दिया जाता था। जैसे कि जो ट्रेन्स के अंदर फर्स्ट सीट होगी, भले ही ब्लैक ने फर्स्ट सीट खरीदी है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं बैठ सकता, वो सिर्फ थर्ड सीट पे बैठेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। ट्रेन्स यूज़ नहीं कर सकते सेम, बसेस यूज़ नहीं कर सकते, टैक्सीज सेम यूज़ नहीं हो सकती, होटल्स के अंदर नहीं जा सकते, हॉस्पिटल्स भी जो वाइट्स के हॉस्पिटल्स थे वो बहुत लग्जरियस थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, बल्कि जो ब्लैक्स के और कलर्ड के हॉस्पिटल थे वो एकदम टूटे फूटे, मतलब बिल्कुल भी अच्छे तरीके से रिपेयर नहीं थे। इस तरह से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कलर, और इसी कलर के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन किया, तो उसे कहते हैं अपार्थाइड सिस्टम। नेक्स्ट, सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड द इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। तो 1950 से ही जो ब्लैक्स थे, कलर्ड थे, वो क्या कहते हैं, इंडियंस थे जो भी, वो
इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ना शुरू कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और फिर 1950 के अंदर उन्होंने रेवोल्यूशन लाना शुरू कर दिया था। तो किसकी लीडरशिप में था? वेरी इंपॉर्टेंट, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। तो ANC के, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडरशिप के अंदर, जो कि नेल्सन मंडेला लीड कर रहे थे। तो उसके लीडरशिप के अंदर जो कलर थे, ब्लैक्स थे और इंडियंस थे, उन्होंने 1950 के अंदर शुरू कर दिया था रेवोल्यूशन लाना। रेवोल्यूशन मतलब फॉट करना अगेंस्ट द वाइट्स फॉर द अपार्थाइड सिस्टम। वेरी नाइस। अब देखते हैं ANC जो है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये MCQ आ सकता है, ANC हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसका लीडर कौन था? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की लीडरशिप के अंदर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन लोग आते थे? वर्कर आते थे, वर्कर यूनियन, उसके बाद से कम्युनिस्ट पार्टी आती थी, और सेंसिटिव वाइट्स। कौन से वाइट्स? सेंसिटिव वाइट्स। वर्कर तो ठीक है, वो भी ब्लैक्स वाले होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी भी हो। सेंसिटिव वाइट्स मतलब वो वाइट्स जिनको लगता था कि हाँ ये गलत हो रहा है इनके साथ और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो क्रूल नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे वाइट्स, जिनको जो ये अपार्थाइड का सिस्टम हटाना चाहते थे, वो भी इसके अंदर आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, डिस्पाइट अपार्थाइड डी अनाउंस्ड बाय सेवरल कंट्रीज, द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल ऑप्रेसिवली। बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ये अपार्थाइड सिस्टम वैसे चल रहा था, जो सारे कंट्री के अंदर इसको हटा दिया गया था, लेकिन जो वाइट थे, जो वाइट रेसिस्ट थे, वो हर जगह क्या कहते हैं, ये हमेशा रूल ऑप्रेसिवली करते थे और ये हर जगह अपना ये चलाते रहते थे। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपार्थाइड का डेफिनेशन क्या होता है। तो अपार्थाइड का डेफिनेशन होता है अ सिस्टम ऑफ social discrimination unique to South Africa imposed by white Europeans. It was particularly oppressive for blacks. It led to the segregation of people. So apartheid system is a segregation of the people on the basis of their skin color, like blacks, colored and Indians. This was discriminated by the white European traders who came to South Africa and take control over them. It segregated people. So this is the complete definition for our apartheid system. And apartheid practice lasts for from what time to what time? From 1948 to 1994. From 1948 to 1994, apartheid practice was done in our South Africa. Next come blacks. Definition of blacks. Native people of South Africa were black in color. 3/4 of the population and were called blacks. तो हम लोग देखते हैं साउथ अफ्रीका के लोग ज़्यादातर ब्लैक कलर के होते हैं, तो वही था नेटिव पीपल साउथ अफ्रीका के, जो कि 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन है टोटल, वो सारे के सारे ब्लैक्स थे। कलर्ड कौन से हैं? पीपल ऑफ मिक्स रेसेस। कलर्ड मतलब कलर रेनबो कलर नहीं, कलर्ड मतलब जैसे कुछ रेड कलर के पीपल होते हैं, रेड रेड लोग, तो वो अलग अलग रेसेस जो मिक्स रेसेस से आते हैं, जैसे कि अफ्रीकन और इंडियन का जो बच्चा है तो वो मिक्स रेसेस हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। और इंडियंस क्या है? जो माइग्रेट हुए हैं इंडिया से जो माइग्रेट होके आए हैं इन सर्च ऑफ वर्क और इन सर्च ऑफ वर्क और to demolish their poverty. Now next comes our towards a new constitution. This is our new topic, towards a new constitution. So the government of South Africa finally had to give in and change its policy. देखो, बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या कहते हैं लड़ाई की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की इन द उसके नेल्सन मंडेला के लीडरशिप के अंदर। और नेल्सन मंडेला को 28 ईयर्स अपने लाइफ के 28 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट में बिताना पड़ रहा था। कब से कब तक? 1964 से 1992 तक। 1964 से 1992 तक नेल्सन मंडेला थे इम्प्रिजन में। और कौन से आइलैंड पे, कौन से जेल में? रोबन आइलैंड को ही है, ठीक है। रोबन आइलैंड के अंदर नेल्सन मंडेला जो हैं वो 28 ईयर्स तक इम्प्रिजमेंट के अंदर रहे थे। फाइनली ऑन 26 अप्रैल 1994 अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड। तो 26 अप्रैल 1994 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, 26 अप्रैल 1994 के अंदर अपार्थाइड गवर्नमेंट जो है वो उसका एंड होता है, पेविंग द वे टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। तो अब क्या है? गवर्नमेंट जो है वो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट हो गई है,
मतलब वो अब सबका सारे रेसेस को सारे रेसेस को इक्वालिटी देती है। और जब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उसके अंदर उन्होंने इक्वालिटी एंड इंक्लूजन जैसे आइडियल्स डाले थे, क्योंकि उनको पता था कि इक्वालिटी एंड इंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के अंदर। After 2 years of discussion and debate, South Africa came out with one of the finest constitution the world has ever had. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिबेट्स किए, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अ, बहुत ज़्यादा डिबेट्स किए उसके ऊपर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और दुनिया का सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे साउथ अफ्रीका के अंदर बन के आया था। साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर मल्टी कल्चरल नेचर ऑफ द कंट्री है और उसके अंदर बहुत तरह के लोग रहते हैं। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सैन बुशमैन, ठीक है, ओरिजिनल इनहेबिटेड है, pastoral Koi, black migrants from sub-Saharan African, Dutch, British, Indian, Chinese, etc. South Africa Constitution inspired democrats all over the world. तो ये डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको इंस्पायर करता है कि हमें डेमोक्रेटिक होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट गेव द सिटीजन्स वेरी इंटेंसिव राइट एंड गेव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम लोग इनइक्वालिटी करते हैं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि वो एक बार का झेल चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी और इंक्लूजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। नेक्स्ट है, they agreed that everybody should become a part of the solution and thus a undemocratic country turned into model of democracy. तो जैसे अनडेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी वो जब हमारे बाहर से ब्रिटिशर्स आए थे, तब वो अनडेमोक्रेटिक कंट्री थी, अब वो एक बहुत ही अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री, मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन गई है पूरे वर्ल्ड के लिए। Black leaders agreed to forgive whites and agreed to build a new South Africa based on equality of all races. तो जो black leaders थे उन्होंने बोला कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे। जो वाइट्स थे तो उनको उनको एश्योरेंस दी कि हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, और वाइट्स ने उनके बदले एश्योरेंस दी कि ओके, आप हमें कुछ मत कीजिए और हम आपको आपके ऊपर दोबारा ऐसे कभी अपार्थाइड सिस्टम का रूल नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरे को अश्योरेंस दी और इनके बीच में जो ट्रस्ट था वो किसने मेंटेन किया? यस, द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बीच में जिसने उनके बीच में एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। तो ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रिटन रूल्स हैं। अब जैसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर रूल्स होते हैं, जैसे कि फुटबॉल के अंदर फॉर एग्जांपल ले लो, तो फुटबॉल के अंदर अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं कि आपको इसी तरह से खेलना है, पैर से ही खेलना है, हाथ से नहीं खेलना है। लेकिन अगर कोई बुली आ जाए उसके अंदर तो वो तो हाथ से खेलने लगेगा, तो वो अपनी मर्जी चलाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी रहा क्या? नहीं, ये तो एटोक्रेसी हो जाएगा, ये तो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें डेमोक्रेसी बिल्ड करनी है तो हमें एक सेट ऑफ रूल्स बनाने होंगे, जैसे कि सेट ऑफ रूल्स बनाने होंगे जो कि सारे पीपल, ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री विल फॉलो। और इट इज़ अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। तो यही रूल्स जो है वो पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, पीपल जो टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, और जो सिटीजन्स है और गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसको स्टैब्लिश करता है। अब वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। हमने जैसे क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर देखा किस तरह से साउथ अफ्रीका ने एक स्टेटमेंट दी कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, और इधर से वाइट्स ने एक स्टेटमेंट दी कि हम दोबारा से रूल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसके बीच में जो ट्रस्ट है, आपने बोल दिया वो मान तो नहीं लेंगे, तो इसके बीच में जो ट्रस्ट है और कोऑर्डिनेशन है उसको किसने डेवलप किया? यस, कॉन्स्टिट्यूशन ने। सिमिलरली जो ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन है पीपल और गवर्नमेंट के बीच में, वो भी कौन मेंटेन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करता है। नेक्स्ट है, इट स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू हैव द डिसीजन। तो ये एक और चीज़ बताता है कि आपके गवर्नमेंट के अंदर इंस्टीट्यूशंस किस तरह से वर्क करेंगी, और जो
जो ऑफिशियल्स हैं किसके पास कितनी पावर होगी, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर होगी, प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर होगी, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी ड्यूटीज़, उनका फंडामेंटल राइट, सब कुछ कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। नेक्स्ट क्या है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। जो लोगों की सोच है, जो लोग जो चाहते हैं वो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई चोरों का देश है तो अगर उसमें कोई चोरी करके लाएगा तो उसको प्राइज़ दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि तो उसके उस कंट्री की एस्पिरेशंस क्या है कि चोरी एक अच्छा है, वो चोरी को गलत थोड़ी बताएंगे। लेकिन अगर हम लोग हमारे इंडिया कंट्री के अंदर आ जाएं तो हमारी एस्पिरेशंस क्या है कि सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमारे क्या है, सिटीजन्स के एस्पिरेशंस है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, टेल्स अबाउट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, नॉट ओनली द राइट, इट्स ऑल्सो टेल्स द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स अगेन टुवर्ड्स देयर कंट्री, टुवर्ड्स देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमें राइट्स बताते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स थे बहुत सारे, राइट्स टू एक्सप्रेशन, राइट टू सोशल एंड कल्चर, राइट टू एजुकेशन, इतने सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सबको बताता है हमारा कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कम्स, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट की जो पावर है उसके ऊपर लिमिट लगाने का भी काम कौन करता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। पहले क्या करता है, पहले वो स्पेसिफाई करता है कि तुम्हें ये काम करना है, और अगर वो ज़्यादा काम कर मतलब ज़्यादा रूल करने लगे लोग पे तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी कौन लगाता है, यस, कॉन्स्टिट्यूशन ही लगाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन लिखनी है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद से ये 5 पॉइंट्स लिखेंगे, फुल मार्क्स। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं हम लोग कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। पार्ट 2 द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या था। सो द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। आपको पता है कि इंडिया कितना डाइवर्स है, साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, पूरी डाइवर्सिटी दिखाई देती है। इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे रिलीजन हैं, और इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट काम रहा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए। ठीक है, और एक इश्यूज था प्रिंसली स्टेट्स का, मतलब जैसे कि ब्रिटिश जो आए थे वो तो ये कहकर चले गए थे कि प्रिंसली स्टेट्स को और लोगों को कि जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रहे, जिसको पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में रहे, और जिसको फ्री रहना है वो फ्री रहे। तो ये इशू था कि क्या कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स किस कौन सी कंट्री में जाएंगे और फ्री क्यों रहेंगे। तो इसको क्या किया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको हम लोग जिनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी थी, तो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया कि उन्होंने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको उनको मना कर अपने इंडिया के अंदर रखा, और उनको बताया, एश्योर किया कि हाँ वो इंडिया के अंदर अच्छे से सेफ हैं। तो ये काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए उनको यूनिट इसलिए उनका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था। नेक्स्ट है, मच ऑफ द कंसेंसस एज टू व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमने देखा था कि जैसे पार्टीशन के टाइम पे कितना प्रेशर रहा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के ऊपर। तो उस टाइम पे जब हम लोग का फ्रीडम का स्ट्रगल चल रहा था, तभी हमको पहले से ही पता चल गया था कि हम लोग ये चीज़ें रखेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि हमने पहले से ही आइडिया था कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो क्या हो सकता है। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखा था, जैसे इक्वालिटी नहीं हुई तो अनटचेबिलिटी हो सकता है, और ट्राइबल्स का भी अच्छे से ख्याल रखा था, उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो ये सब चीज़ें थी जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने अश्योर की थी। नेक्स्ट है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पहले 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस के अदर 8 लीडर्स और मोतीलाल नेहरू 1928 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया को उन्होंने ड्राफ्ट किया था। उसके बाद से इन 1931 कराची रेजोल्यूशन ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं था, हम पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। हाँ, खुद के लिए तो पहली बार बना रहे थे, लेकिन हमें पहले से आइडिया था कि ये चीज़ें होनी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे वो इन ब्रिटिश जो
गवर्नमेंट है उसके अंदर भी काम कर चुके थे, और जो वो लोग ग्राउंड लेवल से आए थे, मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन्स के अंदर से ही निकल के आए थे, तो उनको उसकी प्रॉब्लम्स पता थी। इसीलिए ये दो वेरी इंपॉर्टेंट, 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू और 1931 के अंदर कराची रेवोल्यूशन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है कि एवरी वन above the age of 18 has the right to vote, whether it is educated, whether it is not educated, whether it is poor, whether it is not poor, whether it is rich. Everyone is allowed to give vote, and this is the idea of a universal adult franchisee. We also see the example in our first chapter, that is what is democracy, why democracy, that everyone should have right to vote, and each person vote will have equal value. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटी सी इंडिया के अंदर मेजॉरिटी के मेजरली हिंदुइज्म है, लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे मुस्लिम्स हो जाएगा, और भी क्रिश्चियनिटी हो जाएगा, बुद्धिज़्म हो जाएगा, इन सबको कैसे एश्योरेंस मिलेगी कि हाँ ये लोग कंट्री के अंदर सेफ हैं। तो इनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट आता है, Indian Constitution adopted many institutional designs and procedures from colonial laws like Government of India Act 1935। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने बहुत सारे अडॉप्टन की इंस्टीट्यूशनल डिसीजन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर आया था, जो कि कॉलोनियल लॉज के अंदर से ही आया था। तो उस वक्त हमारे लीडर्स थे, बहुत सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर चुके थे। तो इसके लिए हमारे जो लीडर्स थी उनको सिचुएशन का आइडिया था, उनको पहले से ही पता था कि हमें किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करना है। नेक्स्ट क्या है, आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हमने सोच के ही बनाया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमें खुद का दिमाग तो लगाया है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो हमने किया ही है, बाकी कंट्रीज से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली है। जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का आइडिया लिया है। फ्रेटर्निटी, इन तीनों के बारे में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद से है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल राइट्स इन यूएस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे आ सकते हैं मार्क्स, 5 मार्क्स के। कि आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लिया, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। ब्रिटेन से क्या लिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उसके बाद से बिल राइट से यूएस से क्या लिया, बिल्स ऑफ राइट्स। और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रशिया से सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लिया। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन क्या था, सोशलिज्म इन रशिया के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, जो लोग हैं वो अलग अलग सोशल, मतलब कि जो पैसा आ रहा है कंट्री के अंदर वो सबकी मेहनत से आ रहा है, इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबके अंदर इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए। तो ये सोशलिज्म का आइडिया था जो कि उन्होंने रशिया से लिया था। आइडियाज़ वर बोरोड ओनली इफ़ दे वर सिचुएटेड ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये सारी आइडियाज़ लिए थे हमने, और ये तभी लिए थे जब वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को मैच करे। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, जिसको CA कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बनाई गई थी, और उन लोगों को क्या बोलते हैं, वो लोग किस चीज़ का पार्ट थे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे। नेक्स्ट, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। तो इलेक्शन क्या था, 1946 जुलाई 1946 के अंदर इलेक्शन हेल्ड किए गए थे, जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीडर्स थे उनको इलेक्ट किया गया था कि कौन कौन लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाएंगे। नेक्स्ट है After the partition of the country, the assembly was divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan। तो हमने देखा था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पहले कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बट आफ्टर द
partition of India and Pakistan, there were only 299 members left. So number of members of the assembly that drafted the constitution was 299 member. Next है, the assembly adopted the constitution on 26 November 1949. तो जो असेंबली थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? 1949 के अंदर 26 नवंबर को, लेकिन उसको केम इनटू इफेक्ट के अंदर क्यों लेकर आ गया? क्योंकि 1950 के अंदर। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो 2 महीने का डिले इसलिए किया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने पहले से ही प्रिडिक्ट कर रखा था कि इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। तो इस डेट की इम्पोर्टेंस रखने के लिए, जवाहरलाल नेहरू की को इम्पोर्टेंस देने के लिए हमने 2 महीने डिले किया और 26 जनवरी को 1950 को हमने इसको लागू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इतने सालों के बाद भी अभी भी हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यूज़ कर रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं 70 ईयर्स के बाद भी। पर तो इसका कुछ रीज़न तो होगा। सबसे पहला रीज़न है नो क्वेश्चनिंग ऑन द लेगिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले कोई भी इंसान क्वेश्चन नहीं करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और ये सबसे ऊपर है। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एश्योर्ड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रिलीजन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सबका फेयर पार्टिसिपेशन देखा था। हर कंट्री के पार्ट से हर रिलीजन के लोगों को बुलाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस हो, चाहे वो अनटचेबल्स हो, हर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था और वो अपने अपने एरिया से जितनी भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो लेकर आए। तो इतने साल तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब तक बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई हमारे कंट्री के अंदर और बहुत अलग अलग जगह से लोग आए थे उस डिबेट के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए। इंडियन पोर्टल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमेटिक ओपन एंड कंसर्न मैनर। तो जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक बहुत ही ओपन मैनर में वर्क करती थी, मतलब कि आप कुछ भी चीज़ क्लोज नहीं रखेंगे, हर चीज़ हमारे सिटीजन्स के साथ शेयर होगी। डेली न्यूज़पेपर के अंदर आता था, टीवी चैनल्स पे भी दिखाते थे हर चीज़ जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हो रहा है। प्लस जितनी भी चीज़ें वहाँ बात होती थी, जिसका भी जो भी चीज़ें बोलते थे, जिसका भी कोई तर्क था, वो सारी के सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड करके रखी गई थी म्यूजियम्स के अंदर। जो बुक्स की डेटा वाली होती है वो अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है कि वो उन्होंने क्या सोच के बनाया था। तो अगर हमें अभी भी कुछ देखना होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ऐसा क्यों किया गया होगा, तो हम लोग उनके माइंड में जाके देख सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया था। इसीलिए इस पे ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं की जाती है। ब्रॉड दिस क्वेश्चन डिबेट्स बिफोर प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ रूल। Every document and what's spoken recorded and preserved for future reference called Constituent Assembly debate the Constitution was made 70 years ago, but these are the reasons why we accept it today also. तो ये reasons है कि हम उसे आज भी क्यों accept करते हैं, भले ही वो 70 years ago क्यों ना हो। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो Constitution है वो बहुत ही rigid है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अगर हमें आज के समय से कोई अमेंडमेंट करनी है उसके अंदर तो वो हम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया है वो लिख दिया है पत्थर की लकीर, तो वो हम उसे अमेंडमेंट कर सकते हैं उसके अंदर खुद के पर ज़्यादा नहीं। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे, उसको हम लोग नहीं छेड़ सकते। नेक्स्ट आता है हमारा गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब गाइडिंग वैल्यूज क्या है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड किसने किया था? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। महात्मा गांधी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। महात्मा गांधी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी जो विजन थी उसको हर कोई मेंबर फॉलो करता था। तो गांधी जी strived for constitution that would release India from all thalantrum and patronage. Second, find ways to give voice to the poor। तो वो पुअर की बात करते थे। थर्ड, establish equality and perfect harmony। तो वो हर तरफ शांति, पीस की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे। एलिमिनेट अनटचेबिलिटी को रिमूव करना चाहते थे। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे।
वैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु प्लेड अ की रोल इन मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। उनकी बी आर अम्बेडकर की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो हमेशा गांधी जी से डिफरेंट रहती थी, इसलिए वो हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। ऑफन महात्मा गांधी को वो क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास रिस्पेक्ट नहीं थी, वो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी को करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू गेव एन इनसाइड स्पीच और टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन अगस्त 15 1947। 1947 की मिडनाइट को वेरी फेमसली नोन एज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी उन्होंने हमारे जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट को। उसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी बोला जाता है। और उस स्पीच के अंदर उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। नेक्स्ट कम्स आवर नेक्स्ट कम्स आवर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम लोग प्रियम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज आवर प्रियम्बल एज यू कैन सी इन द फ्रंट पेज। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So, this is our preamble, and now let's see the features of some important terms in our preamble. So, first term is our sovereign. So, sovereign means people have supreme right to make decisions of internal and external matters. मतलब कोई बाहर की कंट्री आके हमारे देश के मैटर्स के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकती है, ठीक है। और सेकंड क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। तो इसकी ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर हम लोग पीपल इलेक्ट करते हैं अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को और अपने हिसाब से उनको काम पे लगाते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब ये हमने आइडिया कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली टू द सोसाइटी टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो हमारे बीच में जो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया है, सोशलिस्ट किया है। मतलब कि जो चीज़ें होंगी जो हमारे बीच में वेल्थ जनरेट होगी वो सबके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, नेक्स्ट है हमारा सेक्युलर। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। जो सिटीजन्स है उनको कंप्लीट फ्रीडम दी गई है कि आप किसी भी रिलीजन के बारे में पढ़ या जान सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, सारे धर्मों को इक्वल इंपॉर्टेंस देती है, इक्वालिटी रहेगी, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेगी, मेजॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करेगी, माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करेगी, सबकी बात सुनेगी। तो यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, सबको अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह, सारे सिटीजन्स को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह देखना है। इक्वालिटी, सब इक्वल है बिफोर द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, रूल ऑफ द लॉ से ऊपर नहीं है कोई भी। लिबर्टी, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सिटीजन्स के ऊपर, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्सप्रेशन, थिंकिंग, थॉट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्टिस, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे कोई भी सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। एंड लास्ट वन, रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा। यहाँ पे कोई भी मोनार्की टाइप ऑफ सिस्टम नहीं चल रहा है कि हेरिडिटरी पोजीशन मिलेगी उसको। Institutional design. The Constitution is mainly associated with embodying the values and philosophy discussed above into institutional arguments. The institutional arrangements are described in a very legal language, but it is not very difficult to understand.
For example, the institution lays down a procedure for choosing person to govern the country. It explains authority, responsibility, relationship, puts limits on power of the government and provide for rights of citizens. So these are some points, keywords of institutional design. Now let's move on some important personalities of our country who were in our constituent assembly. So now let's see some important personality who were in our constituent assembly. So first is Vallabhbhai Patel. So he was born in 1875-1950, born in Gujarat, Minister of Home, Information and Broadcasting in interim government. Lawyer and leader of Bardoli Peasant Satyagraha, played a decisive role in the integration of the Indian princely state, later Deputy Prime Minister. Now next is Abdul Kalam Azad, 1888 to 1958, born in Saudi Arabia, educationist, author and theologian, scholar of Arabic, Congress leader, active in national movement, opposed Muslim separatist politics, later education minister in the first Union cabinet. Now, T.T. Krishnamachari, born in Tamil Nadu, member of drafting committee, entrepreneur and Congress leader, later finance minister in the Union cabinet. Rajendra Prasad, born in Bihar, president of the Constituent Assembly, lawyer known for his role in Champaran Satyagraha, three times the president of Congress, later the first president of the India. Jaipal Singh, born Jharkhand, a sportsman and uh, educationist, captain of the first national and educationist Congress leader, member of All Christian Council and Bengal Legislative Assembly, later the governor of the West Bengal. Now, H.C. Mukherjee, born Bengal, vice chairman of Constituent Assembly, reputed author and educationist, Congress leader, member of All Indian Christian Council, Bengal Legislative Assembly, later the governor of the Bengal. G. Durgabai Deshmukh, born in Andhra Pradesh, advocate and public active for women's impact impactionation, founder of Andhra Mahila Sabha, Congress leader, later founder chairperson of Central Social Welfare Board. Baldev Singh, born Haryana, a successful entrepreneur and leader of Pathnik Akali Party in Punjab Assembly, a nominee of the Congress in the Constituent Assembly, later Defence Minister in the Union Cabinet. Now, uh, Lal Manikal Munsi, born in Gujarat, advocate, historian, linguist who speaks many languages, Congress leader and Gandhian. Gandhian because he always followed the Gandhi's principle. Next is later minister in the Union Cabinet, founder of Swatantra Party. Bhimrao Ramji Ambedkar, born in Madhya Pradesh, chairman of drafting committee, social revolutionary thinker and agitator against caste division, caste-based inequality, later law minister in the first cabinet of the post-independence India, founder of Republic Party of India. Next is Shyama Prasad Mukherjee, born in West Bengal, Minister for Industry and Supply in the interim government, educationist and lawyer, active in Hindu Mahasabha, later founder president of Bharatiya Jansangh. Jawaharlal Nehru, born in Uttar Pradesh, Prime Minister of interim government, lawyer and Congress leader, advocate of socialism, democracy and anti-imperialism. Later first Prime Minister of India, Congress leader, advocate of socialism, democracy and anti-imperialism. Later first Prime Minister of India. Sarojini Naidu, born in Andhra Pradesh, poet, writer, uh, political activist, among the foremost women leader of the Congress, later governor of Uttar Pradesh. Somnath Lahiri, born West Bengal, writer and editor, leader of the Communist Party of the India, later member of West Bengal Legislative Assembly.
So this is all. Now let's see some do you know factor. Nelson Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary who who served as president of South Africa from 1994 to 1999. Born in 18 July 1918, died in 5 December 2013. Nehru Report. The Nehru Report of 1928 was memorandum outlining a proposed new dominion status constitution of India. It was prepared by a committee of all the parties, conference chaired by Motilal Nehru with his son Jawaharlal Nehru. Karachi session of the India has said three things. First is reiterated the goal of Purna Swaraj, adopted the resolution on fundamental right and economic policy, and third endorsed the Gandhi Irwin Pact. Fourth is Indian Constitution in the world's lengthiest written constitution. It has 395 articles, 22 parts, and schedules at times of commencement. Now it has 448 articles, 25 parts, and 12 schedules, 5 appendices, and 98 amendments as in 2015. So, this is Somnath Lahiri. This is Sarojini Naidu, Jawaharlal Nehru, Shama Prasad Mukherjee, Bhimrao Ramji Ambedkar, Kanhaiya Lal Manikal Munshi, Baldev Singh, G. Durgabai Deshmukh, H.C. Mukherjee, Jaipal Singh, Rajendra Prasad, T.T. Krishnamachari, Abdul Azad, and last Vallabhbhai Patel. So that's all for today. Thank you and have a nice day.